वेलकम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम इफ W1 W2 एंड W3 आर वर्क डन थ्रू द थ्री डिफरेंट पाथ्स देन द वर्क डन विल बी। ऑप्शन नंबर ए है W1 इक्वल टू W2 बट नॉट इक्वल टू W3, बी है W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3 इक्वल टू 0 एंड सी है W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, W इज नॉट इक्वल टू W2 एंड नॉट इक्वल टू W3। तो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव सिस्टम होता है, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए जो है टोटल जो वैल्यू होती है वर्क डन की वो 0 होती है अगर क्लोज साइकिल की बात करें तो। लेकिन यहाँ पे क्या है, फॉर नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम, अगर कंजर्वेटिव सिस्टम होता तो किसी भी पाथ के लॉन्ग वर्क डन की वैल्यू क्या होती, सेम होती। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम है तो W1 और W2 और W3 सभी डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो फ्रॉम 1 टू पॉइंट 2 अगर हम जा रहे हैं और वेरियस पाथ्स को अडॉप्ट करते हुए जा रहे हैं तो वर्क डन की वैल्यू जो होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज 0 अप्लाइड टू द सिस्टम देन व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट। ए है फोर्स, बी है लीनियर मोमेंटम, सी है चार्ज, डी है एंगुलर मोमेंटम। तो एक्सटर्नल टॉर्क को जीरो करने की बात कर रहा है। एक्सटर्नल टॉर्क जीरो होने का मतलब ये हुआ कि टॉर्क टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ होता है और एंगुलर मोमेंटम के टर्म में ये डी एल अपॉन डी टी भी होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कॉल्ड टॉर्क। और ये जीरो हो गया, इट मीन्स एल क्या है, कांस्टेंट है और एल आपका एंगुलर मोमेंटम है। तो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी, तो एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट रहेगा। सो इन दिस वे ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एग्जांपल ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन इज कंजर्वेशन ऑफ। तो सिंपल सी चीज है, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे काम करता है। कैसे, तो जब भी किसी गन से कोई बुलेट फायर होता है तो बुलेट फायर होने पर बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और जो पीछे की तरफ रिएक्शन देता है गन, उसकी वेलोसिटी जो होती है वो लेस होती है। तो वी से लेस होती है वी डैश। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गन की जो मास है वो ज़्यादा होगा, ग्रेटर होगा, और बुलेट का मास हमको कम रखना पड़ता है ताकि M1V1 इक्वल टू M2V2 जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से सेम होना चाहिए। तो चूंकि मास जो बुलेट का है वो कम है इसलिए उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और पीछे की तरफ गन जो है वो धक्का देती है और उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है। तो इस वजह से आपका ये कंडीशन होल्ड होना चाहिए M1V1 इक्वल टू M2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे आपका बुलेट फायर्ड काम करता है फ्रॉम ए गन। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। Okay, go for the next question. A particle of mass m is moving in a circular orbit of radius r, has angular momentum vector, angular momentum capital L, about its center. Then kinetic energy of a particle in terms of L, m and r is. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है और उसको हमको L, m और r के टर्म में निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल आप जानते हो 1/2 mv² होता है और m से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा m² v² अपॉन 2m। और आपको पता है P इक्वल टू एम वी, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, P² अपॉन 2m हो जाएगा और P की वैल्यू √2me। तो यहाँ पे m² v² है। एक तो ये रिलेशन हो गया काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ, लीनियर मोमेंटम के साथ, लेकिन एंगुलर मोमेंटम के साथ क्या रिलेशन होगा, तो एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशन निकालना है आपको। तो काइनेटिक एनर्जी का एक और इक्वेशन आप जानते हैं, अगर L इक्वल टू आर इन टू पी से अगर हम P को सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पर तो एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, P की वैल्यू L² अपॉन 2m r² आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, L² अपॉन 2m r²। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए मैंने आपको बताया था कि टोटल इंटीग्रल फॉर द क्लोज साइकिल डी डब्ल्यू इक्वल टू 0 होता है, और यहाँ से फोर्स की वैल्यू एफ इंटू डी आर भर दो, 0 हो जाएगा। और स्टोक्स के लॉ से कर्ल ऑफ एफ डी एस 0 हो जाएगा। कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स एफ जो होगा वो नेगेटिव ऑफ सम ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन भी। स्केलर फंक्शन है भी की वैल्यू किसी वेरिएबल के फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई इंटू जेड ऐसे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन नहीं दिया होगा, ये केवल एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो कौन सा कंडीशन होल्ड हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जी इज मिनिमम एट। और उसी में एक और क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जी इज मैक्सिमम एट। तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेटर पे, अर्थ के इक्वेटर पे जो वैल्यू होती है मिनिमम होती है, पोल्स पे ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ पर मिनिमम की बात कर रहा है, तो आप इक्वेटर लगा देंगे, आंसर होगा आपका इक्वेटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। और दूसरे क्वेश्चन में मैक्सिमम की बात कर रहा था एट पोल्स पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी इज। आपको पता है एक्स इक्वल टू आर इन टू थीटा होता है। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर को कांस्टेंट ले लो, डी थीटा बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है? वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी आर, और ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है, वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, ये रिलेशन होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू balls ऑफ डिफरेंट मास हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, द बॉल हैविंग ग्रेटर मोमेंटम विल बी। दो बॉल है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी की बात करें अभी आप निकाले थे पी स्क्वायर बाई 2m। तो कह रहा है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, मीन्स पी इक्वल टू अगर हम लिखे अंडर रूट 2m P1 इक्वल टू दिस एंड P2 इक्वल टू अंडर रूट 2m E1 E2। तो काइनेटिक एनर्जी हमें सेम रखना है, E1 और E2 सेम रखना है। तो कौन सा बॉल है जिसकी मोमेंटम की वैल्यू ज़्यादा होगी? तो मास उनका डिफरेंट है, तो जाहिर सी बात है आपका कि जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो हैवियर वन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए मास इज रोटेटिंग इन ए प्लेन अबाउट फिक्स पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टेड अलोंग। तो कोई फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट किसी प्लेन में कोई मास रोटेट कर रहा है, रेडियस आर अडॉप्ट करते हुए एक पार्टिकल है जो कि एक प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसकी कुछ लीनियर मोमेंटम की वैल्यू होगी p, और r और p दोनों एक ही प्लेन में कंटेन है, इसी प्लेन में कंटेन है। तो आपको पता है एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला L इक्वल टू आर इंटू पी। वेक्टर्स है, अगर वेक्टर के फॉर्म में दिखाएं तो वेक्टर L इक्वल टू वेक्टर आर इंटू पी। तो वेक्टर आर और वेक्टर पी का जो प्लेन होगा उस प्लेन का जो नॉर्मल होगा ठीक वही जो है वेक्टर एल की दिशा होगी, डायरेक्शन होगा। यानी कि डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू वेक्टर्स। तो वेक्टर एल की जो दिशा होगी वो ये एक्सिस या फिर जो रोटेशन है यही होगी, वेक्टर एल इक्वल टू आर इन टू पी से, क्योंकि नीचे वाला प्लेन जो आर इन टू पी को कंटेन कर रहा है इसका ठीक प्लेन के परपेंडिकुलर जो है वेक्टर एल की दिशा होगी। क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के होंगे जो आर इंटू पी, इसका जो रिजल्ट होगा वेक्टर एल, इसकी दिशा एक्सिस ऑफ रोटेशन की दिशा होगी। सो विच वन इज योर करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉडी एट रेस्ट ब्रेक इनटू टू पीसेज ऑफ इक्वल मास देन अदर पार्ट विल मूव इन। एक बॉडी है और ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया है, तो जब दो पार्ट में ब्रेक होगा तो दोनों दिशा का अपोजिट ट्रेवल करेंगे और इक्वल स्पीड से ट्रेवल करेंगे, क्योंकि इक्वल मास में इन्होंने ये इक्वल मास में ब्रेक हुए, तो इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज बाय 100% इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय। तो आप रिलेशन पता ही है, E इक्वल टू सिंपल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। तो अगर आप काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहे हो तो मोमेंटम में चेंज कितना होगा, अगर मास को आप कांस्टेंट रख रहे हो तो दिस। तो अगर आप 100% कर रहे हो तो कितना होगा चेंज, 200%। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी। कोई फास्ट फोर्स नहीं काम कर रहा है सेंटर ऑफ मास पे, तो जैसे बात है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पे कोई अगर एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन इन इनक्लोज पाथ इज। तो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन की वैल्यू 0 होती है। इनक्लोज पाथ यानी क्लोज पाथ की बात कर, क्लोज पाथ में हमेशा टोटल इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल की वैल्यू 0 होती है। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या होगा फिर, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट ऑप्शन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लॉन्ग स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 1 सेंटीमीटर इस पोटेंशियल एनर्जी इज यू एंड इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 4 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी। तो पोटेंशियल एनर्जी की फार्मूला आपको निकालना पड़ेगा। इंटीग्रल यू की जो वैल्यू होती है क्या होती है, माइनस ऑफ इंटीग्रल एफ डॉट डी एक्स, और यहाँ पे आपको रेस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भरनी पड़ेगी एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यू की वैल्यू क्या होगी माइनस ऑफ के एक्स डी एक्स। इसको जब आप सॉल्व करोगे क्या होगा रिजल्ट, 1/2 टाइम्स के एक्स स्क्वायर। तो अगर 1 सेंटीमीटर के लिए स्ट्रेच कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यू है, तो अगर एक्स की वैल्यू आप 1 भरो तो यू आएगा 1/2 टाइम्स के। और अगर आप 4 सेंटीमीटर के लिए स्ट्रेच कर रहे हो तो यू की वैल्यू क्या होगी 1/2 टाइम्स के एंड 16। सो यू डैश इक्वल टू 16 टाइम्स यू हो जाएगा। इट मीन 16 टाइम्स आपका एनर्जी जो है इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल फोर्स इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स। सेंट्रल फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स में क्लोज पाथ आप लेते हैं, क्लोज पाथ के लिए टोटल इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू 0 होता है, और वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही सत्यापित है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द नॉन प्लैनेट मूव इन। ऑल द नॉन प्लैनेट मूव इन, जितने भी नॉन प्लैनेट हैं आप जितने भी जानते हो सन के अबाउट, नियरली अर्थ की बात करें तो अर्थ रोटेट करता है अबाउट द सन ऑन एलिप्टिकल पाथ वेयर द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकी ऑफ द एलिप्टिकल पाथ। और यहाँ जब अर्थ गुजरता है यहाँ इस हिस्से से तो लो स्पीड से चलता है, लेकिन जैसे यहाँ नज़दीक पहुँचता है तेज़ गति से निकल जाता है, फास्ट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसको लॉ ऑफ जो है केपलर के जो लॉ ऑफ मोशन है प्लानिटरी मोशन, उसको होल्ड करना होता है, इक्वल एरिया में इक्वल टाइम शिफ्ट करना होता है। इक्वल एरिया में मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम अगर वो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ, तो जितना भी एरिया ये स्विप कर रहा है बाहर रहा है, आगे उतने ही समय में उतना ही एरिया बाहर है, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ जा रहा है फिर इक्वल एरिया ही होना चाहिए। जैसी बात है यहाँ पे इसको ज़्यादा एरिया एक्वायर करना पड़ेगा उतने ही टाइम में, तो फिर तेज़ी से उसे यहाँ से गुजरना होगा। तो केपलर के जो 2 लॉ हैं उसमें एक लॉ जो है एरियल वेलोसिटी का है, तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑल द नॉन प्लैनेट मूव इन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा एलिप्टिकल पाथ आपका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्हाट मैनर डज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन इट्स मास। तो आपको पता है एस्केप वेलोसिटी की फार्मूला v इक्वल टू अंडर रूट 2g r। यहाँ कहीं मास नहीं है, मास पे डिपेंडेंसी m पे पावर 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन
If v is the escape velocity, v naught is the orbital velocity of satellite for orbit close to the earth surface, then these are related by. तो ऑर्बिटल जो वेलोसिटी होती है वी नॉट, ये होती है अंडर रूट जी आर, और इसके वेलोसिटी जो होती है वी इक्वल अंडर रूट टू जी आर। आप इंटरमीडिएट में पढ़े हो तो आपको यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, वी की वैल्यू जो होगी अंडर रूट टू वी नॉट। विच वन इज योर करेक्ट ऑप्शन? सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ मास ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी, कैपिटल आर एंड कैपिटल जी। आपको पता है स्मॉल जी की वैल्यू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो व्हाट इज द मास? द वैल्यू ऑफ मास बिकम्स comes to be small g r square divided by capital G. So which one is correct option? Small g r square is here. Option number B is the correct option. Next question है, if the earth loses its gravity then for a body, अगर अर्थ अपना ग्रेविटी का जो इसके जो क्षमता है उसको अगर खो दे तो क्या होगा? तो वेट होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वेट की जो वैल्यू होती है W इक्वल टू एम जी, तो जी की वैल्यू आप जीरो कर लो, वेट W जीरो हो जाएगा, बट मास जीरो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट ऑप्शन, वेट बिकम्स जीरो बट नॉट द मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, escape velocity for a planet is ve if its mass is increased to 8 times and radius is increased to 2 times, then the new escape velocity would be। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है escape velocity का, v इक्वल टू अंडर रूट टू जी आर, और जी की वैल्यू भर दो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट टू जी, जी की वैल्यू आप कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर भर दो, यहाँ पे आर है, आपको मिल जाएगा अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर। सो व्हाट इट सेज, मास इज इंक्रीज टू 8 टाइम्स, मास 8 टाइम्स इंक्रीज है, मीन्स न्यू इसके वेलोसिटी की बात करें अगर तो अंडर रूट टू जी, मास 8 टाइम्स इंक्रीज हो गया, 8 टाइम्स मास अपॉन रेडियस जो है वो 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, क्या आंसर होगा? वी ई डैश की वैल्यू क्या मिलेगी? यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 2 टाइम्स अंडर रूट टू जी एम अपॉन आर, जो सेम वही आ गया वी बट विद 2 कोफिशिएंट 2, वी डैश की वैल्यू होगी 2 टाइम्स वी ई। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, geostationary satellite has a period of 24 आवर, falls with g towards the earth, has equatorial orbit, all of them। कौन सा आंसर करेक्ट होगा? तो जियो स्टेशनरी सेटेलाइट है तो इसका भी 24 आवर ही पीरियड होगा लाइक द अर्थ। सो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द escape velocity ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली। अगर कोई रॉकेट लॉन्च करना है या कोई भी बॉडी है उसको आपको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाना है अर्थ के, तो किस स्पीड से ले जाना होगा? तो वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसी स्पीड से आपको निकलना होगा अर्थ से, अर्थ के फील्ड से बाहर। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन, इसके वेलोसिटी की वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी की वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए है हैज़ द सेम वैल्यू एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, बी है इज ग्रेटर ऑन द मून, हैज़ द सेम वैल्यू एवरीवेयर ऑन द अर्थ, वेरीज विद द लैटिट्यूड ऑन द अर्थ। तो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज होती है, अर्थ के सरफेस पे हर जगह वैल्यू सेम नहीं होती है, चेंज होती रहती है, वेरिएशन होता रहता है। पोल्स पे जाओगे तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और अगर आपका इक्वेटर वगैरह पे है तो 9 पॉइंट वैल्यू घट जाती है, 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं होती है, तो आपका ये ऑप्शन में ए तो सही नहीं होगा। यूनिवर्स में कह रहा है, यूनिवर्स में हर जगह सेम है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। इज ग्रेटर ऑन द मून, ये भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि जी की वैल्यू मून पे जाने पे 1/6 टाइम्स हो जाती है, तो ये भी नहीं होगा, घटता ही है। हैज़ द सेम वैल्यू एवरीवेयर ऑन द अर्थ, ये भी नहीं सही है, पोल्स पर अलग होगा, इक्वेटर पर अलग होगा। वेरीज विद द लैटिट्यूड ऑन द अर्थ, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, लैटिट्यूड के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो मैंने बताया 2 लॉ आपके ज़्यादा पॉपुलर लॉ हैं, टी स्क्वायर एंड टाइम पीरियड जो होना चाहिए वो प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब,
और एक है एरियल वेलोसिटी क्या। तो एरियल वेलोसिटी क्या, एरियल वेलोसिटी का क्या है, एरिया वेलोसिटी का फार्मूला है कि इक्वल एरिया में, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करे। तो ये टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यू, ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये देखिए कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए, यहाँ उल्टा दिया हुआ है, ये नहीं होगा, रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, टी स्क्वायर उल्टा दे रखा है, आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके थैंक यू सो मच फॉर दिस। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।